सभी विद्यार्थियों का आज के विज्ञान केंद्रीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में स्वागत है तथा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज बीए बीएससी थर्ड ईयर ज्योग्राफी, यहाँ पे पेपर 5 है, यूनिट 5 टेस्ट करनी है। इसमें भी दो बुक होती है। नंबर 5 है विश्व का प्रादेशिक भूगोल तथा सेकंड बुक है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल हो चुका है पहले ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। अब सेकंड बुक अपने फर्स्ट बुक है जो विश्व का प्रादेशिक भूगोल, जो 2 साल से नहीं जुड़ा है यूनिवर्सिटी के अंदर। देखो इसका फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का प्रादेशिक संकल्पना। प्रादेशिक संकल्पना प्रदेश की परिभाषा। पहले इसमें टॉपिक है नंबर 5 है, इसके आंसर में अपन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पर क्या आता है, प्रादेशिक संकल्पना क्या है, इस तरह इसको विस्तार से समझेंगे। अब इसमें आंसर की बात करते हैं। पहले प्रदेश की परिभाषा देखें। प्रदेश की परिभाषा प्रदेश भूगोल की मौलिक संकल्पनाओं में से एक है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में भौगोलिक अध्ययन के केंद्रीय तत्व के रूप में यह दीर्घकाल तक मान्य रहा। अत्यधिक सुपरिचित होते हुए भी प्रदेश को सही शब्दों में परिभाषित करना कठिन हो। भौगोलिक चिंतन की आधारभूत तथा केंद्रीय संकल्पना होने के कारण प्रदेश को परिभाषित करने के प्रयास निरंतर किए जाते हैं। विभिन्न विद्वानों ने भिन्न संदर्भों में प्रदेश को अलग अलग परिभाषित किया है। इससे भौगोलिक अध्ययन की 2 प्रधान विधियां हैं। देखो नंबर 5 है वाडाल जिलाकार ने इन्होंने प्रदेश की परिभाषा की है। प्रदेश का आशय एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से है। प्रदेश का आशय एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से है जहां एक दूसरे से सर्वथा भिन्न जैविक इकाइयां कृत्रिम ढंग से वहां पर संग्रहित किए जाने के पश्चात स्थानीय पर्यावरण में परस्पर सह अस्तित्व के फलस्वरूप परस्पर संयुक्त हो जाती है, जिसके आधार पर संबंध क्षेत्र की अलग पहचान बन जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है, प्रदेश कहा जाता है। ये किसने दिया, डी लाप्लास ने। तथा इसके बाद में जो सेकंड परिभाषा है वो दी है हर्बर्टसन। हर्बर्टसन के अनुसार प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है। प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है जिसमें भूमि, जल, वायु, पशु, पेड़ पौधे तथा मनुष्य क्षेत्रीय स्तर पर परस्पर इतने घनिष्ठ और विशिष्ट संबंध में संयुक्त हो गए हैं कि उनसे संपूर्ण की विलक्षण तथा अनूठी पहचान बन गई। उसे क्या कहते हैं, प्रदेश कहते हैं। इसके अलावा तीसरा है प्रदेश की परिभाषा की है वो है फेनमैन। फेनमैन के अनुसार प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है जिसमें सर्वत्र स्थलाकृतिक समानता पाई जाती है और जो आसपास के क्षेत्रों से इस दृष्टि में सर्वथा भिन्न है। उसे क्या कहते हैं, प्रदेश कहते हैं। इसके बाद में 3 बहुत है। इसकी सभी परिभाषाओं का हम उपयुक्त निष्कर्ष बता देते हैं कि एक प्रदेश भूतल का एक प्रखंड या इकाई होता है जिसके अंतर्गत विशिष्ट अथवा समान अभिलक्षण पाए जाते हैं। अपने विशिष्ट अभिलक्षणों के कारण एक प्रदेश अपने समीपवर्ती संलग्न या अन्य क्षेत्रों से भिन्नता जरूर रखता है, यानी वो भिन्न अवशेष रहता है। अब ये होगी प्रादेशिक प्रदेश की परिभाषा होगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्रादेशिक संकल्पना का विकास। प्रादेशिक संकल्पना का विकास प्राचीन यूनानी सभ्यता के समय से ही क्षेत्रीय वर्णन
भौगोलिक अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय रहा है। किंतु आधुनिक भौगोलिक अध्ययन में प्रादेशिक पद्धति का आरंभ 19वीं सदी के आरंभिक दशक में 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत तक भौगोलिक अध्ययन मुख्य रूप से पृथ्वी के विभिन्न स्थलों की स्थिति निर्धारण तथा मानचित्र विधियों के विकास पर ही केंद्रित था। यानी पहले क्या करते थे कि विभिन्न देशों का पता नहीं था, 19वीं सदी से पहले इतना पता नहीं था कि वैज्ञानिकों ने बिल्कुल इन विधियों का पता लगाया। इन विधियों के बाद में उन्होंने क्षेत्रीय मानचित्र तैयार किए गए। मानचित्रों के आधार पर उन क्षेत्रों का पता लगाया कि कौन से क्षेत्र कहां पर है। तथा इसके बाद में भूगोल के संस्थापक दो जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट तथा कोल रिकर के साथ ही अनेक जर्मन विद्वान भूगोलवेत्ताओं ने भूतल पर विभिन्न क्षेत्रों में स्थित विभिन्न प्रकार के तत्वों को पारस्परिक सहअस्तित्वजनित भूदृश्य तथा क्षेत्रीय समानता के साथ विश्लेषण हेतु सैद्धांतिक आधार विकसित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। हम्बोल्ट और रिकर ने परवर्ती विद्वानों में जर्मन भूगोलवेत्ता रिस्टोफेन का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आधुनिक भूगोल में प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय स्तर पर पृथ्वी के परिवर्तनशील स्वरूपों के अध्ययन के लिए लघु क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजन की पद्धति सर्वप्रथम जर्मन भूगोलवेत्ता फर्डिनांड वान रिस्टोफेन 1833 से 1805 ने 1883 में प्रतिपादित की थी। बाद में अमेरिका विद्वान रिचर्ड हॉर्टर ने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ ज्योग्राफी वो की थी नेचर ऑफ ज्योग्राफी ये बुक किसने लिखी थी? रिचर्ड हॉर्टन ने। नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 के द्वारा अंग्रेजी भाषी देशों में इस पद्धति का व्यापक प्रचार किया। इस पुस्तक के प्रभाव से प्रादेशिक पद्धति सीखने भौगोलिक अध्ययन की सर्वमान्य पद्धति के रूप में स्थापित हो गई थी। भौगोलिक अध्ययन में प्रादेशिक पद्धति के विकास में अल्फ्रेड हेटनर का महत्वपूर्ण योगदान है। हेटनर रिस्टोफेन के सहयोगी और शिष्य थे। भौगोलिक चिंतन की समीक्षा करते हुए हेटनर ने जोर देकर कहा है कि भूगोल मूलतः पृथ्वी का क्षेत्रीय विज्ञान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूगोल भूतल की क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता का केंद्रित अध्ययन है। भूगोल यह जानने का प्रयास करता है कि पृथ्वी की भिन्न इकाइयां एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, यानी इनमें किस प्रकार से जुड़ाव है और किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई है और उनका गणित से संबंध स्थापित करने का विश्लेषण तथा अध्ययन किया जाता है। अतः भूगोल एक साथ ही पृथ्वी के प्रादेशिक मंडल है और उसका सामान्य क्रमबद्ध विज्ञान भी है, परंतु अध्ययन का उद्देश्य चाहे तो भी हो पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रीय विभागों का सविस्तार अध्ययन के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी तल का वर्णन अथवा पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले भिन्न प्रकार के तत्वों का विश्व वितरण प्रारूपों की तुलनात्मक व्याख्या के आधार पर वर्णन किया जाता है। इसमें क्रमबद्ध अध्ययन दोनों ही स्थितियों में भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले भिन्न प्रकार के तत्वों की परिवर्तनशील पारस्परिकता है। एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में भूगोल की यही मूलभूत पहचान है। हेटनर के अनुसार भूगोल अलग अलग तत्वों का सविस्तार अध्ययन न होकर उनके सहअस्तित्व तथा उनकी पारस्परिकता पर आधारित क्षेत्रीय इकाई का अध्ययन है। भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई के भौगोलिक स्वरूप की मौलिक विशेषता का उद्घाटन करना है। हेटनर का मत था कि वैज्ञानिक अध्ययन की अन्य शाखाओं की बाकी भौगोलिक अध्ययन में विशिष्ट तथा सामान्य दोनों ही अध्ययनों का अनिवार्य भाग है। यानी तो मुख्य रूप से अलग अलग वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम इसका विकास हुआ तो अलग अलग तरह से इसको डिनोट किया, यानी अलग अलग भागों में या अलग अलग क्षेत्रों में
इसको इस प्रादेशिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत प्रमुख भौगोलिक तत्वों की जैसे परिभाषा की गई है। नंबर हम बता देते हैं कैसे इनमें क्षेत्रीय अध्ययन में किया गया। जैसे पहले किसी जो क्षेत्र है जैसे इसकी स्थिति, नंबर फर्स्ट बात करते हैं स्थिति, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र की स्थिति, वहां की भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना किस प्रकार की है, ये तत्व यदि इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम सम्मिलित करते हैं इस्लामियों में उच्चावत यहाँ की जलवायु, तथा प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जनसंख्या की वृद्धि, वितरण, घनत्व, अधिवासों का स्वरूप, राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन आदि का क्रमशः वर्णन किया जाता है। तो ये इनका किसी प्रादेशिक संकल्पना का विकास करने से पहले यानी प्रदेश का विकास करने से पहले इनको मानवीय स्थिति, भूगोल की संरचना के बारे में, प्राकृतिक जलवायु किस प्रकार की, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण कहाँ है, जनसंख्या कितनी है, कितनी बढ़ती हुई, वितरण हुआ, उसका घनत्व क्या क्या है, अधिवासों का स्वरूप किस प्रकार के वहाँ पे अधिवास बने हुए हैं। तो इन सबका अब इसके अंदर जो लास्ट में प्रादेशिक अध्ययन को प्रभावशाली ढंग से प्रेरित किया तथा उनका मानना था कि विद्यार्थियों को भूगोल की समन्वय शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली विधि रह सकती है। इस प्रकार धीरे धीरे इसका विकास होता गया और अलग अलग वैज्ञानिक आए। वो समय में इनका जिस प्रकार से आए तो उन्होंने प्रादेशिक श्रृंखला के विकास में अमेरिकन भूगोलवेत्ता ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अमेरिका भूगोलवेत्ता संघ ने प्रादेशिक भूगोल की प्रकृति एवं स्वरूप उसकी प्रकृति की समीक्षा करने के उद्देश्य से डी विनिल टेरेसी के नेतृत्व में एक समिति गठित किया गया था। विनिल टेरेसी ने 1956 में प्रकाशित अपने एक लेखक प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन में कंपेज की संकल्पना प्रस्तुत की थी। कंपेज की ये कंपेज के नाम से एक संकल्पना इन्होंने प्रस्तुत की थी। इस संकल्पना के अनुसार कंपेज पृथ्वी के किसी भाग में भौतिक, जैविक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच मानव अधिधारण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कार्यात्मक अंतर संबंधों के फलस्वरूप निर्मित एकात्मक क्षेत्रीय इकाई होती है। इस संकल्पना के उद्देश्य के साथ ही प्रादेशिक इकाइयों को विद्वत्तापूर्ण किंतु कार्यात्मक रूप में सुसंबद्ध तथा संगठित इकाइयों के रूप में देखा जाने लगा। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रीय अध्ययन का खूब प्रसार हुआ तथा अंतरा अनुशासनिक प्रकृति के होते गए अध्ययन क्षेत्रीय अध्ययन की अध्ययता अपने अध्ययन के भिन्न हो गई और इस प्रकार से एक रूप में 1970 के दशक में पर्यावरणीय बोध पर आधारित प्रादेशिक विश्लेषण की परंपरा तीव्र हो गई। इस प्रकार प्रादेशिक अध्ययन कर्म से अधिक व्यापक तथा महत्वपूर्ण होता गया। आचार्य तथा मानववादी उपागमों के प्रचलन से प्रादेशिक भूगोल की नई दिशा प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से प्रादेशिक जो संकल्पना का विकास होता गया और अलग अलग वैज्ञानिकों ने हर समय अनुसार और अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब है प्रादेशिकरण के मूलभूत सिद्धांत।
मूलभूत सिद्धांत। प्रादेशिकरण के मूलभूत सिद्धांत भूगोल में पृथ्वी के भूतल को प्रादेशिक इकाइयों में विभक्त करके अध्ययन करने की परंपरा बहुत पुरानी है। यह आप सभी को बताया कि भूगोल के अंदर हिस्सों में बार बार भौगोलिक इकाइयां बढ़ जाती है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक प्रादेशिकरण के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों का विकास नहीं हो पाया था। यानी 20वीं सदी तक क्या हो रहा था, दिशा निर्देशों का स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया था। अतः वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर प्रादेशिकरण के मौलिक सिद्धांतों की खोज की जा सकती है। इस संदर्भ में ग्रीक वैज्ञानिक है, इन्होंने 1965 में महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए प्रादेशिकरण के लिए निम्न सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। अब सिद्धांत नंबर 1 देखो। वर्गीकरण की समस्या एक सापेक्ष प्रक्रिया है। वर्गीकरण की समस्या एक सापेक्ष प्रक्रिया है। प्रत्येक समस्या के पृथक वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। एक समस्या के विश्लेषण के लिए किया गया वर्गीकरण अन्य समस्याओं के वर्गीकरण के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं हो सकता है। ये इसके माध्यम से, पहले सिद्धांत के माध्यम से कह सकते हैं। सेकंड सिद्धांत में कहा गया है, विभिन्न प्रकार के तत्वों के अध्ययन के लिए प्रत्येक की प्रकृति के अनुसार पृथक प्रादेशिकरण की आवश्यकता होती है। किसी प्रादेशिकरण की एक ही योजना में कई प्रकार के तत्वों का सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं, तत्वों के अध्ययन में तो प्रकृति के अलावा भिन्न प्रादेशिकरण की आवश्यकता होती है। उनको कई प्रकार के तत्वों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, उनको अलग अलग करके ही अध्ययन किया जाता है। नंबर 3 है, प्रादेशिकरण की कोई भी योजना अंतिम नहीं हो सकती। कालांतर में संबंधित तत्वों के विश्लेषण में नवीन सूचनाएं मिलती रहती है। यानी प्रादेशिकरण में आवश्यक संशोधन भी करना पड़ता है। यानी पहले अगर दूसरी विधि आ गई, उसके बाद नवीन विधियों का विकास हो गया तो नई आपको अपनानी पड़ेगी। यानी पर्टिकुलर समय के साथ में चेंजेस यानी परिवर्तन दर होता रहता है। वो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में हो या प्रकृति के किसी हिस्से में हो या परिस्थिति में हो या इकाइयों में हो। नंबर 4 है, वर्गीकरण के लिए उन विशेषताओं गुणों का चयन किया जाना चाहिए जो संबंध तत्वों की मौलिक विशेषताएं हैं। इसके अभाव में प्रादेशिकरण की योजना व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी नहीं हो सकती। प्रादेशिक इकाइयों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि संपूर्ण क्षेत्र किसी न किसी प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत विभाजित सम्मिलित हो और कोई स्थान या क्षेत्र किसी एक ही प्रदेश या अंग का हो। 6 अगला देखो, तार्किक विभाजन के लिए आवश्यक है कि विभाजन का संपूर्ण कार्य प्रत्येक चरण में एक ही तार्किक सिद्धांत पर आधारित है। यानी मुख्य रूप से तार्किक सिद्धांत के आधार पर इनका विभाजन होना चाहिए। अगला है, प्रादेशिकरण के लिए पृथक करने वाली विशेषताओं का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि चयनित विशेषता अपेक्षित समस्या के उद्घाटन तथा समाधान के लिए महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है। देखो लास्ट, प्रादेशिक पदार्थ अनुक्रम में उच्च श्रेणी के प्रदेशों में सीमांकन में प्रयुक्त विशेषताएं निम्न श्रेणी के प्रदेशों के सीमांकन हेतु प्रयुक्त विशेषताओं की तुलना में अधिक विस्तृत तथा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अन्य शब्दों में बृहद प्रदेशों का निर्धारण स्थूल विशेषता के आधार पर और लघु प्रदेशों का निर्धारण सूक्ष्म विशेषता के आधार पर किया जाना चाहिए। अब है प्रदेशों के प्रकार। ये तो हो गया प्रादेशिक सिद्धांत और इसकी प्रादेशिक संकल्पना।
प्रदेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रीजन। प्रदेशों के प्रकार के अंदर देखो, प्रादेशिक संकल्पना की विवेचना करते हुए अमेरिकी भूगोलवेत्ता विलियम टेंसी ने उन्नीस सौ छप्पन में बताया कि इस प्रदेश में कम से कम 16 प्रकरणों यानी 16 विधियों हैं। 16 विधियों का अध्ययन किया जाता है। प्रदेश के सीमांकन में इन्हीं विधियों को या तत्वों को आधार बनाया जाता है। विलियम के अनुसार जितने भौगोलिक तत्व उतने ही प्रकार के प्रदेश हो सकते हैं, यानी जितने प्रकार के भौगोलिक विधि आपने काटे उतने प्रकार के विधि हो सकते हैं या उतने ही प्रकार के प्रदेश हो सकते हैं तथा उनके पारस्परिक सह संबंध के आधार पर भी प्रदेश की संकल्पना की जा सकती है। इस प्रकार तत्वों के आधार पर प्रदेश की निम्नलिखित 4 श्रेणियां होती हैं। अब हम यहाँ पे श्रेणियां बता देते हैं। नंबर 1 है वो एकल विधेय प्रदेश। नंबर 2 है वो है एकल विधेय के प्रदेश। जब भूतल पर केवल एक ही तत्व के वितरण का अध्ययन किया जाए। एकल विधेय में क्या है? एक ही तत्व के वितरण का अध्ययन किया जाए तथा उसकी वितरण संबंधी भिन्नताएं, क्षेत्रीय भिन्नता का प्रदेशों का जन्म होता है। ऐसे प्रदेशों का एकल विधेय प्रदेश कहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, वर्षा प्रदेश, मध्य प्रदेश, बांका प्रदेश आदि। तो इस प्रकार को मुख्य रूप से एक ही प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है बहुल विधेय प्रदेश। बहुल विधेय प्रदेश जब किसी प्रदेश के सीमांकन का आधार एक तत्व नहीं बल्कि कई तत्व होते हैं, यानी यहाँ पे अनेक तत्व होते हैं। अनेक तत्व तब ऐसे प्रदेश को बहुल विधेय प्रदेश या संयुक्त प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। प्राकृतिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश ऐसे उदाहरण है। प्राकृतिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, जलवायु प्रदेश आदि इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। संपूर्ण विधेय प्रदेश। नंबर 3 है संपूर्ण विधेय प्रदेश। यदि भूतल के किसी प्रदेश में समस्त तत्व विलियम के अनुसार 16 तत्व है। विलियम ने कौन सा दिया है? 16 तत्व। किसी दूसरे प्रदेश के उन 16 तत्वों से कर्मठ से मेल खाते हैं, अगर आपस में मिलते हैं वो दोनों कंबाइन होते हैं, तो ऐसे प्रदेश को संपूर्ण विधेय प्रदेश कहा जाता है। ऐसे प्रदेश बहुत कम मिलते हैं। अब फोर्थ है कंपेज। कंपेज ऐसे प्रदेश को कहते हैं जो कई तत्वों से मिलकर बना होता है, यानी ये जो है कई तत्वों से मिलकर बनता है, तो वो क्या कहलाता है? कंपेज। किंतु इसके तत्वों का महत्व क्रम आवश्यक नहीं होता। आवश्यक क्रम में के तत्वों की संख्या परिवर्तनशील होती है। कंपेज के निर्धारण में जिस तत्व की आवश्यकता होती है या जो तत्व महत्वपूर्ण होता है उसे सम्मिलित किया जाता है तथा अनावश्यक तत्वों को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार कंपेज में सभी तत्वों का महत्व समान नहीं होता। अतः प्रत्येक तत्व का वर्णन महत्व के क्रमानुसार किया जाता है। यही कारण है कि
इसमें व्यक्तिनिष्ठा बहुत अधिक पाई जाती है, क्योंकि कंपेज तथा उसकी सीमाएं विभिन्न व्यक्तियों के अनुसार बदलती रहती हैं। कंपेज बहुल विशेष प्रदेश और संपूर्ण विशेष प्रदेश के मध्य की दशा है, जिसमें अध्ययन तत्वों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, उनके महत्व क्रम भी बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों के बांटे गए। अब बात करते हैं ब्रिटिश भौगोलिक संघ ने विश्व के प्रादेशिकरण की व्याख्या करने के लिए समिति नियुक्त की, जिसमें सदस्य रॉबर्ट टी स्टाम, अनेस्टेड और मायर थे। इस समिति ने 1937 में एक लेख प्रकाशित किया, विश्व के प्रदेशों का वर्गीकरण। ये तो थे प्रदेशों की प्रकार की, इस प्रकार के प्रदेश हो सकते हैं, यानी 4 टाइप के प्रदेश हो सकते हैं। ब्रिटिश भौगोलिक संघ ब्रिटिश भौगोलिक संघ है, इसने एक समिति बना दी और 1937 में एक लेख प्रस्तुत कर दिया। इसके अनुसार विश्व के प्रदेशों का वर्गीकरण। विश्व के प्रदेशों का वर्गीकरण, तो इसके अनुसार इन्होंने 2 प्रकार के वर्गीकरण। इस समिति ने प्रदेशों को 2 वर्गों में विभक्त किया। नंबर 1 उन्होंने क्या लिया? जन्मित प्रदेश, तथा इन्होंने सेकंड लिया है, वो है विशिष्ट प्रदेश। ये 2 प्रदेश लिए, यानी यहाँ पे अगर बात करें तो प्रदेश ले लेते हैं और इसके 2 मेजर वर्गीकरण हो गया, जन्मित प्रदेश और दूसरा है विशिष्ट प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने तो सर्वप्रथम इसके बाद में इन्होंने इसको जन्मित प्रदेश है, इसको नंबर 1 लिया समरूप प्रदेश, इसको विभक्त किया और क्या है इसका पहला होगा समरूप प्रदेश, तथा इसका जो सेकंड पार्ट है वो लिया कार्यात्मक प्रदेश। कार्यात्मक प्रदेश और समरूप प्रदेश से हो। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या किया, समरूप प्रदेश को भी अलग अलग में डिवाइड किया। तो इसमें हो गया एकल प्रदेश, तथा बहुल विशेष और संपूर्ण विशेष। और इन दोनों को मिला के कंपेयर। ठीक है, अब बात करते हैं एकल कार्यात्मक। अब इसको भी कोई टीम है, एकल कार्यात्मक, बहुल कार्यात्मक तथा संपूर्ण कार्यात्मक। तो ये तीनों इसमें बांट है। अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर 5 की है, वो है समरूप या लाक्षणिक प्रदेश, जो जनती के आधार पर नंबर 5 में देखते हैं समरूप प्रदेशों की सीमाओं का निर्धारण उस चुने हुए तत्वों या संबंधों की समानता या समरूपता के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार के प्रदेशों में समानता किसी प्रकार की क्षेत्रीय समरूपता विद्यमान होती है। आवश्यकता एवं उद्देश्य के अनुसार इसका सीमांकन एवं तत्व अनेक तत्व
या अथवा संपूर्ण तत्वों की समानता के आधार पर किया जाता है। भौतिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, सांस्कृतिक प्रदेश आदि समूह प्रदेश के उदाहरण है, जिनका निर्धारण कई तत्वों या उपादानों के आधार पर किया जाता है। प्रादेशिक भूगोल में अधिकांश आरंभिक अध्ययन समूह प्रदेश से ही संबंधित है। 1950 तक इसी प्रकार के प्रादेशिक अध्ययन अधिक प्रचलित है। एकल तत्व की समानता के आधार पर निर्धारित प्रदेशों में जलवायु प्रदेश, मृदा प्रदेश, वाता प्रदेश, कृषि प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश आदि उल्लेखनीय है। जिन समूह प्रदेशों में एक से अधिक तत्वों की समानता होती है या समरूपता पाई जाती है, वे बहुल विषय प्रदेश होते हैं। प्रदेश के सीमांकन में जितने तत्वों का आधार बनाया जाता है, वे सभी विभिन्न समूह प्रदेशों के लगभग स्थूल समानता रखने तथा प्रमुख समूह प्रदेश निम्नलिखित है। नंबर 5 अगर बात करें वो है भौतिक प्रदेश। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं यहां में। आप इसमें चलते हैं आगे प्रमुख समूह प्रदेश। इसमें आ जाता है नंबर 5 है वो आ जाता है भौतिक प्रदेश। दूसरा आता है प्राकृतिक प्रदेश। थर्ड आ जाता है सांस्कृतिक प्रदेश। फिर आ जाता है भौगोलिक प्रदेश। चौथा है पांचवा है आर्थिक प्रदेश। छठा है, अब इसमें आ जाते हैं दूसरा आ जाता है पर्यावरणात्मक प्रदेश। ठीक है, ये तो हो गया, इनका वर्णन आप बुक में देख सकते हो और ज्यादा विशेष रूप में। ठीक है, सेकंड है पर्यावरणात्मक या कार्यात्मक। या कर्मोपलब्धि बोलते हैं, कर्मोपलब्धि। इस केंद्रीकृत प्रदेश भी कहा जाता है, इसे केंद्रीकृत प्रदेश भी कहा जाता है। एक पर्यावरण प्रदेश के अंतर्गत कार्यात्मक संगठन की एक रूपता पाई जाती है और इसके संपूर्ण भू क्षेत्र में पारंपरिक पर्यावरणात्मक निर्भरता पाई जाती है। इस प्रकार के प्रदेशों में केंद्रीयता की उपस्थिति अनिवार्य होती है और ऐसे प्रदेश का विस्तार प्राय एक केंद्रीय स्थिति के चारों ओर पाया जाता है। इसे केंद्रीकृत या केंद्र आधारित या संगठन प्रदेश कहते हैं, यानी ये केंद्रीय आधारित भी कहते हैं, यानी एक केंद्र के चारों तरफ का प्रदेश को सम्मिलित किया जाता है। किसी नगर के चारों ओर स्थित एक क्षेत्र जिसे कार्यात्मक रूप से संबंधित होता है, नगर का प्रभाव क्षेत्र या अम्ललेंड कहते हैं। इसको नगर का प्रभाव क्षेत्र या क्या कहलाता है? अम्ललेंड। कोई भी नगर अपनी प्रशासनिक सीमा के भीतर आत्मनिर्भर प्रकार की क्षेत्रीय इकाई नहीं है, बल्कि इसके अपने चारों ओर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों से विविध प्रकार के कार्यात्मक संबंध होते हैं। किसी विस्तृत क्षेत्र में नगर की केंद्रीय स्थिति होती है, उसके चतुर्थ चारों तरफ उसकी फैलने वाली आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, सांस्कृतिक क्रियाकलाप आदि उसके चारों तरफ उस क्षेत्र में ही फैली रहती है। तो जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है, ये संपूर्ण क्षेत्र मुख्य रूप से प्रदेशों की संकल्पना से जुड़ा हुआ है। तो ये दो प्रकार के थे। अब बात करते हैं हम प्रदेशों के अगर पदानुक्रम की। प्रदेशों का जो पदानुक्रम है, संपूर्ण भूमंडल या उसके किसी भाग से पहले बड़े आकार वाले बृहद प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक तत्वों की स्थूल समरूपता पाई जाती है। बृहद प्रदेशों को पुनः मध्यम आकार में बांटा जाता है। छोटे बड़े आकार के अनुसार प्रदेशों के वर्ग विभाजन या श्रेणीकरण प्रादेशिक पदानुक्रम या वर्ग सोपान के नाम से जाना जाता है। आकार के अनुसार प्रदेशों को सामान्य से निम्न वर्गों में बांटा गया है। आकार के आधार पर
नंबर 5 है आकार के आधार पर, वो है बृहद प्रदेश। सेकंड है वो है मध्य प्रदेश। और थर्ड है वो है लघु प्रदेश। तो यदि हम संपूर्ण विश्व को महाद्वीपों में विभक्त करें तो वह बृहद प्रदेश होगा। महाद्वीपों को देशों में वर्गीकृत करने पर मध्य प्रदेश होगी प्राप्त होगी। यदि देश को पुनः उपवर्गों और प्रांतों में विभक्त किया जाए तो हमें कौन से प्राप्त होंगे? लघु प्रदेश प्राप्त होंगे, छोटे वर्ग। भारत में 4 भौतिक हिमालय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिणी पठार, सागरी तटीय मैदान, देश के 4 बृहद प्रदेश है। इनको फिर छोटे बाबू में विभाजित किया जाएंगे तो मध्य प्रदेश होगा, और फिर इससे भी छोटे बाबू में और करेंगे तो इससे भी छोटे क्षेत्र निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से जो प्रादेशिक संकल्पना थी तथा प्रादेशिकों के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के बारे में वर्णन था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, वहां के लिए धन्यवाद।